हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा भी है ओम्स लॉ। अगर मैं बोलूँ तो ओम्स लॉ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और अगर हम लोग इसको नहीं समझेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट आने वाले न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना। ओम्स लॉ क्या है, ये क्या बताता है, ऐसे क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, उसके बाद हम इसके बारे में और आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए ओम्स लॉ क्या है। देखिए ओम्स कौन थे, देखिए सर जॉर्ज साइमन ओम्स, ठीक है। नाम था एक साइंटिस्ट था, ये जर्मन एक साइंटिस्ट है ना। उन्होंने एक लॉ दिया। उन्होंने क्या देखा कि जब भी किसी कंडक्टर से, कंडक्टर क्या होता है, जो भी वैसा ऑब्जेक्ट जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए उसको कंडक्टर बोलते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता उसको इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, ह्यूमन बॉडी है ना, वाटर है, ये सब क्या कंडक्टर है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं जैसे ब्रिक है ना, ब्रिक हो गया, रबड़ हो गया, ये सब इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब जैसे प्लास्टिक हो गया, ये सब इंसुलेटर, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। तो ओम्स ने क्या देखा, ओम्स ने देखा कि जब भी किसी कंडक्टर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये वायर मान लीजिए। अब यहां से करंट पास हो रहा है, तो करंट जब यहां पहुंचेगा तो यहां पर इस एंड पर और इस एंड पर कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। तो यहां पर जो वोल्टेज होगा यहाँ पर वोल्टेज होगा, ठीक है ना। तो जो उसके एंड पर जो वोल्टेज है, ठीक है ना, वो वोल्टेज उसमें पास होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर मान लीजिए कि करंट की वैल्यू 2 है, ठीक है, मान के चलते हैं कि मान लीजिए वोल्टेज की वैल्यू 2 है और करंट की वैल्यू 4 है। फॉर एग्जांपल वोल्टेज की वैल्यू 2 है, करंट की वैल्यू 4 है, तो अगर मैंने वोल्टेज जैसे ही 2 से 4 किया, यानी मैंने वोल्टेज को डबल किया, तो हमारा करंट भी क्या होगा, 4 से 8 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने ये रिलेशन ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। यानी कि उन्होंने बताया कि जब भी किसी कंडक्टर से, है ना, जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, करंट पास होगा, ठीक है ना, तो उस कंडक्टर में जो वोल्टेज होगा, तो उसके दोनों एंड पर जो वोल्टेज होगा, ठीक है ना, वो वोल्टेज उसमें पास होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप सिर्फ इतना बोलते हैं तो ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि इसमें एक लाइन और जोड़ना पड़ेगा आपको। क्या, तब तक होगा जब तक उस कंडक्टर के अंदर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। टेम्परेचर का कांस्टेंट होना होगा, तभी ये लॉ वैलिड होगा। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है तब तो ये लॉ वैलिड नहीं होगा। और फिजिकल कुछ पैरामीटर से जैसे डेंसिटी वगैरह भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो मैं यहां लिख देता हूं, इसका डेफिनेशन क्या बोलता हूं कि इट स्टेट्स दैट, है ना, a voltage passing या a voltage passing across the ऐसे बोलते हैं वोल्टेज across the, ऐसे लिखिए, across the conductor is directly proportional to the flowing proportional to the current passing through it, ठीक है। यानी कि it states that a voltage across the conductor is directly proportional to the current passing through it, है ना, passing through it if the temperature of the conductor remains constant, ठीक है। देखिए आपका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया है कि इट स्टेट दैट, क्या बोलता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बोलता है इट स्टेट दैट अ वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि जब भी किसी कंडक्टर से कोई वोल्टेज अगर पास हो रहा है या वोल्टेज उसमें है, तो वो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई के, आई यानी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। कब तक होगा,
जब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया आपने उस कंडक्टर का, लेट्स से वायर, इसका टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया, तो फिर ये ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। फिर वो किसी खास टेम्परेचर पे होगा, जब तक वो खास टेम्परेचर बना रहेगा तब तक ओम्स लॉ वैलिड होता रहेगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या समझ रहा है कि जो V है, V मतलब वोल्टेज, ठीक है ना, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। I मतलब करंट, ठीक है, वोल्टेज, V क्या है वोल्टेज, I क्या है करंट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। अब वो पता है कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल में चेंज करते हैं तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर R लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? R लिख रहे हैं, R, ठीक है, I, ठीक है। दैट मीन्स दिस R इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं सार को? दिस R इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं, हिंदी में इसको प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, ठीक है। यानी कि वोल्टेज इक्वल टू R इंटू आई, यानी कि आप बोल सकते हैं R इंटू आई या आई आर बोल सकते हैं, ठीक है। यानी वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इनटू रेजिस्टेंस। क्लियर है? चलिए अब देखिए, आप इसको याद रखने का एक तरीका भी ढूंढ सकते हैं। क्या ढूंढ सकते हैं? देखिए, आप यहाँ पे एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है ना। मैं एक तरीका आपको समझाता हूँ। देखिए, आप यहाँ सर्कल बना लीजिए, है ना। इस सर्कल को क्या कीजिए, आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, दिस एंड दिस, ठीक है। ये V हो गया, ये I हो गया, ये आपका R हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये V हो गया, ये I हो गया और ये R हो गया। क्लियर है? अब आपको जो भी निकालना हो, इस तीनों में से जो भी निकालना हो, आपको जो भी कैलकुलेशन में निकालना हो, आप उसको देखिए। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में मान लीजिए आपको क्वेश्चन में V की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। V की वैल्यू आपको दे दिया क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में R की वैल्यू में दे दिया, आपको I पूछ रहा है, ठीक है। तो I इक्वल टू V और R में क्या रिलेशन होगा? अगर आप तो डायरेक्टली याद कर सकते हो, याद कर लीजिए, नहीं तो अगर आप इससे भी याद कर सकते। देखिए, मुझे क्या निकालना, मुझे I निकालना है, तो आप I को यहाँ ढक दीजिए। I को जैसे आप ढकेंगे तो आपको क्या दिखेगा? V बटा R, है ना। V ऊपर है, R नीचे है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? V बाई R हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर मुझे मान लीजिए कि मुझे R निकालना है, ठीक है, R निकालना है, तो R को आप ढक लीजिए। R को आप ढकेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बटा I, V बाई I, तो V बाई I हो गया, ठीक है। मान लीजिए मुझे V निकालना है, तो V आप ढकेंगे तो I और R, देखिए I और R क्या एक साथ है, यानी कि एक साथ क्या है? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो I है। तो आप इस सर्कल का यूज करते हुए इस रिलेशन को अच्छे से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, देखिए, आपको पता है कि V क्या यहाँ पर है? V जो है वो है वोल्टेज। क्या है? वोल्टेज। ये क्या है? वोल्टेज है, ठीक है। क्या है? वोल्टेज है, ठीक है। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। V से इसको डिनोट करते हैं, वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होता है, ठीक है। ये I क्या है? I आपका है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है, ठीक है। इसको हम लोग A से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आपका जो रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस, अच्छा ये रेजिस्टेंस आया कैसे? रेजिस्टेंस तो ओम्स के लॉ से आया ना, क्योंकि पहले तो रेजिस्टेंस था नहीं, हमने तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तब तो R आया, ठीक है। तो इस R को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। क्या होती है? ओम। ऐसे हम लोग सिंबल बनाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ओम। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो जब भी आपसे पूछेगा रेजिस्टेंस, आप बोलेंगे उसका वैल्यू 5 ओम, 10 ओम, ऐसे ओम में बोलते हैं, ठीक है। ओम का सिंबल ये होता है, ठीक है, क्योंकि ये ओम्स लॉ से आया है। यानी कि मुझे सब पता चल गया। मुझे पता है कि वोल्टेज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, वोल्ट, और रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो ओम होती है। क्लियर है? चलिए, यहां तक मुझे बिल्कुल बातें सब क्लियर हो गई, ठीक है। अब चलिए मैं आगे देखता हूं, यहां तक मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं, चलिए अब आगे समझते हैं पावर के बारे में। किसके बारे में समझते हैं? पावर के बारे में, ठीक है। देखिए, पावर क्या होता है कि पावर जो होता है उसको आप यहां पर थोड़ा अलग तरीके से समझिए। पावर जो है वो फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, फिजिक्स में चैप्टर उसमें भी आता है, लेकिन ये पावर वो पावर अलग, वो फिजिकल पावर की बात है। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे, ठीक है। देखिए, पावर जो होता है, अगर हम पावर की बात करो, ठीक है, पावर को हम लोग हिंदी में शक्ति बोलते हैं। पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं। क्लियर है? पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। अब यहां समझिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। आप लोग का आदत क्या है ना, कि आप लोग का आदत क्या है ना कि आप लोग सब चीज को एक ही जैसा मिला के पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पावर अलग है, ये भी फिजिक्स का ही टॉपिक है, और फिजिक्स में एक और टॉपिक है जो आपका है वर्क, पावर, एनर्जी करके एक टॉपिक है।
वो भी पावर है, वहां ही पावर, लेकिन वो पावर फिजिकल पावर, वहां आप किसी फोर्स की बात करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप पावर जो बात करेंगे, ये बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो देखिए रेट में जब भी रेट लगा होता है दैट मींस वो टाइम के साथ उसका क्वेश्चन को रिलेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्क की बात हो रही है, तो वर्क क्या, कौन सा वर्क, ठीक है, कौन सा वर्क, तो याद रखिएगा कि कोई भी देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट को, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, जैसे मुझे वायर है, ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किसी करंट को पास होने के लिए, ठीक है ना, किसी करंट को पास होने के लिए जो लोग अपना एनर्जी लगाता है उसी को हम लोग उसका वर्क बोलते हैं कि वो करंट ने उतना वर्क किया, ठीक है ना। तो हम लोग वोल्टेज और वर्क और आपका क्या बोल चार्ज के बीच में एक रिलेशन में पता है, क्या पता रिलेशन हमें पता है क्या, देखिए आपको एक चीज ध्यान होना चाहिए, देखिए क्या ध्यान होना चाहिए, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है आपका वर्क डन बाय टाइम, है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क होता क्या हो गया कि मान लीजिए कि आप 10 घंटा में मान लीजिए 50 काम करते हो, तो आप 1 घंटा में क्या कर रहे हैं, रेट बताना है आपको, अपना रेट, आप किस रेट से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मुझे बताना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस रेट से वर्क कर रही है, ठीक है। तो देखिए पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क बाय टाइम, क्लियर है। अच्छा मुझे एक रिलेशन पता है, मुझे रिलेशन ये पता है कि देखिए वोल्टेज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन डिस्चार्ज, सॉरी वर्क अपॉन चार्ज, क्या होता है, चार्ज, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां से मैं अगर चाहूं तो मैं W इक्वल टू क्या ले सकता हूं, W इक्वल टू V इंटू क्यू ले सकता हूं, W इक्वल टू V इंटू क्यू ले सकता हूं, ठीक है, W इक्वल टू V इंटू क्यू ले सकता हूं, ठीक है। अब देखिए आप क्या कीजिए, इस V इंटू क्यू को यहां पे लाकर पुट कर दीजिए, क्लियर है, क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए आपको मिल जाएगा P इक्वल टू V इंटू क्यू बाई टी, ठीक है। और आपको एक और रिलेशन याद रखना है, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको मैं इरेज कर रहा था, देखिए एक और मैं यहां पर रिलेशन लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, यहां पे एक और रिलेशन में लिख देता हूं। देखिए आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि जो क्यू आई होता है, ठीक है ना, आई का वैल्यू क्यू बाई टी के इक्वल होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट अगर आपको निकालना है तो आप क्या कीजिए, चार्ज अपॉन टाइम कर दीजिए, ठीक है। चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम, क्या होता है, कूलम होता है, यहां रखिएगा क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, क्या होती है, कूलम, क्लियर, इसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो चार्ज बाय टाइम इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, आप यहां देखिए फॉर्मूले में यहां चार्ज बाय टाइम नहीं है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, P इक्वल टू ले सकता हूं V इंटू आई, वेरी गुड। चलिए तो यहां पर मुझे समझ में आ गया कि एक फॉर्मूला तो मेरा ये निकलता है P इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। मैं सभी फॉर्मूले को एक बार समराइज कर दूंगा, ठीक है। चलिए अच्छा, और मैं इसको किस तरीके से, एक तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहां तक है। अगर आपको क्वेश्चन में V दे दिया है, वोल्टेज दे दिया है, आपको इलेक्ट्रिक करंट दे दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, पावर निकालिए, ठीक है। और पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वाट, क्या होती है, वाट, है ना, वाट, इसको हम W बोलते हैं। पावर की और भी यूनिट होती है, पावर की यूनिट आपकी किलो वाट भी हो सकता है, वही 1000 वाट को हम 1 किलो वाट बोल देते हैं। पावर की यूनिट आपका जो होता है वो आपका हॉर्स पावर भी होता है, ठीक है ना, हॉर्स पावर भी होता है, जिसमें 1 हॉर्स पावर में 740 वाट होता है, वो भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए आपको तो एक रिलेशन ये मिला कि P इक्वल टू V इंटू आई मिला, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि ओम्स लॉ के हिसाब से आप V को कुछ लिख सकते हैं, V को बिल्कुल लिख सकते हैं, देखिए मैंने यहां लिखा है V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं, तो V की वैल्यू आई आर यहां डाल दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए आई आर इंटू आई, है ना। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, देखिए आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो एक आपका ये भी रिलेशन होता है P का रिलेशन एक ये भी होता है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, क्लियर है। चलिए अच्छा, और क्या तरीका से लिख सकते हैं, देखिए और कुछ लिख सकते हैं क्या, देखते हैं, और कुछ लिख सकते हैं क्या, देखते हैं, देखिए। अच्छा एक क्या बताइए मुझे कि मैं अगर चाहूं तो मैंने यहाँ पे V को चेंज किया, मैं यहाँ पे चाहूं तो I को भी चेंज कर सकता हूं, बिल्कुल चेंज कर सकता हूं। देखिए मैं एक तरह से और लिख सकता हूं, पावर का देखिए बहुत फॉर्मूला होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे किसके हेल्प से पावर निकालना, ठीक है। देखिए एक पावर का ही फॉर्मूला हो सकता है, देखिए P इक्वल टू V इंटू आई है ना, P इक्वल टू V इंटू आई है। एक काम कीजिए आप V को ऐसे ही छोड़ दीजिए, I को चेंज कर दीजिए इस बार ओम्स लॉ के हिसाब से, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V बाई R हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा, तो V बाई R कर दीजिए, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, P का वैल्यू हो जाएगा V स्क्वायर बाई R, क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R हो जाएगा। तो
आपका एक ये भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स आपका पावर का देखिए कितना फॉर्मूला हो गया। देखिए पावर का सबसे पहले तो आप वर्क बाय टाइम, ठीक है, वर्क डन बाय टाइम। ये वर्क डन आप कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन इक्वल टू वोल्टेज इनटू क्यू कर दीजिए और इसको लेके आप पुट कर दीजिए, निकाल लीजिए, ठीक है। अगर पावर इक्वल टू आपको वैसे आपको क्वेश्चन में नहीं कि मैंने आपको पावर, अगर क्वेश्चन आपको वी और आई दिया हुआ है तो आप वी इंटू आई कर दीजिए, पावर निकल जाएगा वाट में, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आपको आई और आर दिया हुआ है तो आई का स्क्वायर और आर कर दीजिए, आपको पी निकल जाएगा। आपको क्वेश्चन में अगर v और r दिया हुआ है तो आप उसका v का स्क्वायर बाय r कर तब भी निकल जाए पावर। तो क्वेश्चन में एनी टाइप, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आपको क्या गिवन है आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसकी वैल्यू को पुट कीजिए, पावर आंसर निकाल लीजिए। क्लियर है? चलिए पावर की जो आंसर आएगा वो आएगा वाट में। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ आ गया, ओम्स लॉ क्या समझ आ गया, आपको पावर क्या समझ आ गया, ठीक है। अब हम समझते हैं इफिशिएंसी के बारे में। क्या समझते हैं? इफिशिएंसी। मैं लास्ट में सब कुछ समराइज करूंगा अभी, ठीक है ना, मैं सारे फॉर्मूले को समराइज करूंगा अभी, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, मैं सारे फॉर्मूले को एक बार समराइज करूंगा, ठीक है, ताकि आपको जो है वो रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। चलिए आप समझिए इफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। इफिशिएंसी क्या होती है? देखिए इफिशिएंसी जैसे नाम से समझ रहा है, इफिशिएंसी मतलब होता है कि आप देखिए, अगर मैं पूछूं कि आपकी इफिशिएंसी कितनी है तो आप बोलते हैं ना किसी काम को करने के आपके अंदर कि कितना परसेंट आप सही काम कर सकते हैं, कितना परसेंट आप सही काम नहीं कर सकते। बोलते हैं ना कि मैं देखिए मैं 90% तो सही से कर दूंगा, 10% में हो सकता है मुझसे गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो मशीन की भी कोई ना कोई इफिशिएंसी होती है, ऐसा थोड़ी ना। मान लीजिए कि आप समझिए ऐसा बात, अगर मैंने बोला कि मैंने मशीन को 1000 जो है मान लीजिए कि मैंने, आप बोलते ना किसी मशीन, मैंने मशीन को 1000 सप्लाई दिया, 1000 वाट का मान लीजिए एनर्जी सप्लाई दिया, ठीक है, 1000 वाट मैंने दे दिया। तो क्या 1000 वाट देने पर ये कंफर्म है कि मशीन भी 1000 वाट के बराबर ही मुझे कोई ना कोई वर्क आउटपुट देगी? अगर मैंने 1000 इनपुट दिया है तो ये कंफर्म नहीं ना है कि मशीन 1000 आउटपुट देगी, ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगर ऐसा है तो मशीन की एफिशिएंसी 100% हो जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगी? 100% हो जाएगी। आप खुद सोचिए ना, आप खुद सोचिए, अगर किसी चीज को हम 100 दे रहे हैं और वो मुझे 100 ही वापस कर रहा है तो एफिशिएंसी कितनी है? 100 है। किसी मशीन को हम 100 प्रोवाइड किया, मशीन में तेल डाला मैंने, मान लीजिए, और मैंने 1 लीटर तेल डाला है, ठीक है ना, तो मशीन जो है वो 1 लीटर तेल का पूरा एनर्जी मुझे दे देगी, है ना। तो दैट मींस ये तो आपका एफिशिएंसी 100% हो जाएगा। तो ऐसा जनरली होता नहीं है, मशीन की एफिशिएंसी जनरली 100% नहीं होती। क्लियर है? क्यों नहीं होती है मशीन की एफिशिएंसी 100%? इसलिए नहीं होती है क्योंकि कोई भी जो मशीन होता है उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन के कारण कुछ ना कुछ उसके एनर्जी में लॉस होता है। क्लियर है? तो एनर्जी में जब लॉस होगा तो आप जितना उसको इनपुट देंगे वो मशीन उतना आउटपुट नहीं दे पाएगी, ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी मशीन की एफिशिएंसी जो है वो 75% से कम जनरली नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 75% से कम नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम 75% तो मुझे आउटपुट दे। अगर मैंने 100% उसको इनपुट दिया है तो मुझे कम से कम वो 75% आउटपुट देना चाहिए। इसका मतलब है कि हम लोग एफिशिएंसी को हमेशा परसेंटेज में मेजर करते हैं, और एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो सकता है? एफिशिएंसी इक्वल टू हो सकता है आपका आउटपुट बाय इनपुट। क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100, यानी कि आपने कितना इनपुट दिया और कितना आउटपुट मिला इंटू 100 कर दीजिए तो आपका जो है वो एफिशिएंसी आपको मिल जाएगा कि मशीन की एफिशिएंसी कितनी है। याद रखिएगा 75% से कम नहीं होनी चाहिए मशीन की एफिशिएंसी। क्लियर है? चलिए अच्छा देखिए, यहां मैं 2 टर्म और बात करता हूं। एक मैं बात करता हूं मोटर के बारे में, किसके बारे में? मोटर के बारे में, छोटा सा टर्म है। और एक मैं बात करता हूं जनरेटर के बारे में, ठीक है, मोटर के बारे में और जनरेटर के बारे में, ठीक है। याद रखिएगा एक बात बिल्कुल ध्यान से कि जो मोटर होता है, ठीक है ना, मोटर में जो आप लोग उसको एनर्जी देते हैं, ठीक है। देखिए मोटर क्या है, आप समझिए, मोटर को आप एनर्जी देते हैं तो मोटर जो है उसको आप लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। दैट मींस इसको जो एनर्जी मिलता है ना, इसको जो एनर्जी मिलेगा, ठीक है ना, वो मिलता है आपको वाट या किलोवाट में, वाट या किलोवाट में मिलेगा, ठीक है ना, वाट या किलोवाट में। यानी कि मोटर को आप जो एनर्जी आप देंगे, आप जो मोटर को इनपुट देंगे, है ना, वो आप वाट या किलोवाट में लेंगे। आप मोटर को जैसे आप बिजली ऑन करते हैं तो एक्चुअली में आप जो आप कितना वाट आप सप्लाई किए हैं, ठीक है ना, लेकिन जो मोटर है वो जब वर्क करेगा, ठीक है ना, तो वो जो एनर्जी देगा वो देगा आपको हॉर्स पावर में। किसमें देगा? हॉर्स पावर में, ठीक है ना। इसलिए आप देखेंगे क्या कि आप कभी भी मोटर जब खरीदने जाएंगे, ठीक है, तो उस पर वो लिखा रहता है मोटर कितने एचपी का है, ठीक है ना। वो मोटर आधा एचपी का है, मोटर 1 एचपी का है, मोटर 1.5 एचपी का है। क्यों? क्योंकि मोटर की जो इफिशिएंसी है देने की वो एचपी में है देने की, ठीक है। मोटर जो है
वो एचपी में हमें एनर्जी देता है, लेकिन लेता कैसे एनर्जी, वाट या किलोवाट में। इसके जस्ट अपोजिट जनरेटर है, ठीक है। जनरेटर में जो एनर्जी लेता है जनरेटर, वो लेता है हॉर्स पावर में। किसमें लेता है, हॉर्स पावर में लेता है, क्योंकि जनरेटर हमें बिजली देता है ना, इसलिए देगा हमें वाट या किलोवाट में, ठीक है। दैट मीन्स जो मोटर का जो इनपुट है, मैं लिख देता हूं, मोटर का जो इनपुट है, जो मोटर का जो इनपुट है वो तो आपका है वाट या किलोवाट, लेकिन जो मोटर का हॉर्स पावर है वो आपका है आउटपुट है। ये क्या है, आउटपुट है, वो देता है हॉर्स पावर में। लेकिन जनरेटर का जो इनपुट है वो आपका है हॉर्स पावर, ठीक है ना। और मोटर का, जनरेटर का जो आउटपुट है वो आपका है किलोवाट या वाट, ठीक है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल ध्यान है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए अब एक बात और, एक बार बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप कि एचपी जो होता है, ठीक है ना, 1 एचपी जो होता है, 1 एचपी यानी 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन देखिए आपको जनरली बुक में तो ये मिल जाएगा 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो 746 वाट होता है ये आपका होता है ब्रिटिश सिस्टम के हिसाब से, ठीक है ना, ब्रिटिश सिस्टम के हिसाब से। और हम अपने कैलकुलेशन में इसी को लेकर चलते हैं। लेकिन अगर कभी एग्जामिनर आपके साथ मतलब खेलने की कोशिश करे, सोचेगा कि आपको फंसा दे, तो क्या करेगा ना, वो 1 एचपी की वैल्यू बोलेगा कि बताइए मीट्रिक सिस्टम में कितना होता है। तो आप तो 746 वाट पढ़े हुए हैं सिर्फ, तो आप 746 करके चलाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 746 वाट जो है वो मीट्रिक में नहीं, ये ब्रिटिश सिस्टम के हिसाब से। एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं पूरा अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो हम लोग एचपी की वैल्यू, 1 एचपी की वैल्यू जो है वो 746 वाट ही लेकर चलेंगे, ठीक है, 746 वाट ही लेकर चलेंगे। लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिक पूछा जाए कि मीट्रिक सिस्टम के हिसाब से बताइए, तो आप देखिएगा मीट्रिक सिस्टम के हिसाब से जो एचपी की वैल्यू होती है वो होती है 735.5 वाट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये किसके हिसाब से है, ये आपका मीट्रिक सिस्टम के हिसाब से है, ठीक है, यानी कि आपको मीट्रिक सिस्टम जो आप बोलते हैं उसके हिसाब से। और ये आपका किसके हिसाब से है, ब्रिटिश सिस्टम के हिसाब से है। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम अपने कैलकुलेशन में इसको ही लेकर चलते हैं, इसको लेकर नहीं चलते हैं। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए है कि मीट्रिक सिस्टम इतना होता है। कभी पूछ दे एग्जाम में तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है, आप गलती से ये मत मान लीजिए कि मारेगा। जब मीट्रिक लिखे तब अगर सिंपल से पूछा कि 1 एचपी का वैल्यू, तो सिंपल आप ये मार के चलेगा एग्जाम, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बस एक दो टॉपिक और है, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, और फिर मैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए, और मैं जो है आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए अब मैं आता हूं कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैं आता हूं कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस का देखिए सिंपल मीनिंग आप इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई भी इक्विपमेंट लगा दिया है ना, बिजली का तार जा रहा है उसमें बल्ब लगा दिए, बल्ब भी आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब जो क्या करे, जो इलेक्ट्रिक करंट का क्या करे, विरोध करे, है ना। रेजिस्टेंस का मतलब क्या, रेजिस्ट करे, है ना, रोके, उसको रोकेगा तो वहां पे एनर्जी डेवलप होगा, है ना, और हीट डेवलप होगा, तो वो जो है हीट को ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं यहाँ पर कि जो आपका कनेक्शंस इन रेजिस्टेंस है उसको हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए कनेक्शन जो होता है रेजिस्टेंस का किसी भी सर्किट के अंदर, ठीक है ना, किसी भी सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस हम लोग बल्ब लगाते हैं, कोई भी आप रेजिस्टेंस, फैन लगा रहे, कुछ भी लगा रहे, उसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। देखिए सीरीज कनेक्शन जो होता है, मान लीजिए, देखिए आपको मैं बताता हूँ, जैसे लेट्स सपोज ये आपका कोई सर्किट है, ठीक है, यहाँ का बैटरी लगा हुआ है ये, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ठीक है, और ये आपका सर्किट मैंने बना लिया। तो आप क्या कीजिएगा ना, एक ही सीरीज, मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, फिर आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। तो इस टाइप से आप क्या करते हैं, एक सीरीज में, एक सीरियल टाइप में आप डिफरेंट रेजिस्टेंस को लगा देते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं चलिए कि इस रेजिस्टेंस का जो ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू R1 है, इसका वैल्यू R2 है, इसका वैल्यू R3 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वोल्टेज V जा रहा है, ठीक है, बैटरी से वोल्टेज V निकल रहा है, और करंट जो है वो I वो ऐसे पास हो रहा है, I करंट जो है वो इधर से ऐसे पास हो रहा है। चलिए आप समझिए, यहाँ पर देखिए आप मुझे बताइए कि क्या करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, नहीं हुआ,
करंट तो जो आई जा रहा है वो सब में आई जाएगा, आर में भी आई जाएगा। ये जो करंट है मान लीजिए 5 का करंट जा रहा है तो 5 का करंट इसमें भी रहेगा, 5 का करंट इसमें भी रहेगा, 5 का करंट इसमें भी रहेगा और सीधे 5 का करंट अपना पूरा पाथ को कवर कर लेगा। लेकिन वोल्टेज सेम नहीं रहेगा। वोल्टेज जितना यहां होगा उतना वोल्टेज यहां नहीं होगा, उतना वोल्टेज यहां नहीं होगा। वोल्टेज अलग, क्यों? क्योंकि दोनों इंड अलग अलग है ना। देखिए यहां से आता एक इंड है, यहां से आता दूसरा इंड है, यहां से आता तीसरा इंड है। मैंने ओम्स लॉ में ही बता दिया था कि इंड्स के बीच का ही हम लोग वोल्टेज को कंसीडर करते हैं, ठीक है। दैट मींस यहां इस वाले रेजिस्टेंस जो है R1, इसमें वोल्टेज मान लेते हैं V1 है, इसका वोल्टेज V2 है, इसका वोल्टेज V3। यहां से जो वोल्टेज गया है वो वोल्टेज 3 पार्ट में बट गया, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, ये सीरीज कनेक्शन का मैं बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? ये कौन सा कनेक्शन है? ये सीरीज है। कौन सा कनेक्शन है? सीरीज। तो देखिए अगर मुझे पूछे बताइए, मुझे ऐसा कुछ सर्किट बताइए कि मुझे सिंगल वैल्यू बताइए, मुझे आर की सिंगल वैल्यू बताइए, है ना। लेट्स सपोज 3 बल्ब लगा दिए, अब तीनों का अलग अलग रेजिस्टेंस मुझे नहीं चाहिए, मुझे बताइए टोटल का मिलाकर एक इक्विवेलेंट बता दीजिए, इक्विवेलेंट कितना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, देखिए आप यहाँ पर, मैं चाहता तो मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता था फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डिराइव करके दिखा देता हूं। देखिए मुझे क्या पता है, V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू ये वोल्टेज, यही वोल्टेज तो 3 पार्ट में बटा है, तो मैं V इक्वल टू क्या ले सकता हूँ? V1 प्लस V2 प्लस V3 बोल सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए V इक्वल टू क्या होता है? I R। अब V1 इक्वल क्या हो जाएगा? I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, अलग अलग के लिए। देखिए I सब में कॉमन है, सब में से I निकाल लीजिए बाहर, यहां भी आई है, यहां भी आई है, यहां भी ऐसा में ऐसा ही निकाला। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा? तीनों को जोड़ दीजिए, सिंपली क्या कीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए। जब आप तीनों को जोड़ देंगे तो आपको R की इक्विवेलेंट वैल्यू पता चलेगी इसमें कि इसमें टोटल R कितना है, रेजिस्टेंस पूरा कितना है। इसमें मुझे अलग अलग नहीं चाहिए, मुझे एक साथ चाहिए, तो मैं तीनों को जोड़ दूंगा। तब कब जोड़ूंगा तीनों को? जब ये सीरीज में रहेगा, पैरेलल में नहीं। पैरेलल में हम लोग एक साथ नहीं जोड़ते तीनों को, ठीक है। पैरेलल का कंडीशन आप समझते हो लोग, ठीक है। देखो आई थिंक तुम आपको ये बात क्लियर होगा। अब देखिए पैरेलल का समझते हैं, ठीक है ना। पैरेलल का समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो यहां हम लोग मान लीजिए एक सर्किट आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये आपका बैटरी है, प्लस माइनस ये वोल्टेज है, ठीक है। अब देखिए पैरेलल में क्या होगा कि ये तो सीरीज में लगा हुआ है ना, वहां पर पैरेलल लगा रहेगा। जैसे कैसे, देखिए वहां पर जो आपका है वो आपको कुछ ऐसे रहेगा, देखिए देखिए ये आपका है पैरेलल। देखिए ये इसके पैरेलल, तीनों आपस में पैरेलल लगा हुआ है, ठीक है ना। जब पैरेलल लगा रहेगा तो आप खुद सोचिए, मान लीजिए कि यहां से करंट आई जा रहा है, ठीक है ना। यहां से करंट क्या है? आई जा रहा है। तो आई देखिए जैसे यहां पहुंचेगा ये आई 3 भाग में बटेगा। एक आई तो इधर आ जाएगा, यानी करंट, कुछ करंट इधर इधर इस रास्ते में चला जाएगा, कुछ करंट इस रास्ते में चला जाएगा और कुछ करंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि देखिए दोनों तीनों का आप देखिएगा एंड सेम है। देखिए इस ये जो रेजिस्टेंस है इसका भी एंड ये है, इस वाले रेजिस्टेंस का भी एंड यहीं पर है, ठीक है ना। और इस वाले रेजिस्टेंस का भी एंड क्या है? यहीं पर। तीनों का एंडिंग पॉइंट सेम है, तो वोल्टेज तीनों में क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है ना। दैट मींस तीनों का करंट अलग अलग होगा। यहां पर आपका हो जाएगा I1, यहां पर हो जाएगा आपका I2 और ऊपर वाला में हो जाएगा I3। वोल्टेज में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वोल्टेज सेम रहेगा। तो जब मैं इसका डेरिवेशन करूंगा तो मुझे क्या पता है कि मुझे I बटन है तो I ले लेते हैं, ठीक है। I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूं यहां पर, देखिए I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R, ओम्स लॉ के हिसाब से। I1 क्या हो जाएगा? V तो चेंज हुआ नहीं, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तीनों में V कॉमन ऊपर हटा दीजिए तो ऊपर में क्या बनेगा? 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। क्लियर है? दैट मीन्स आप जब पैरेलल कनेक्शन में होगा तो तीनों का क्या कीजिए? रेसिप्रोकल कर कर जोड़ दीजिए। लेकिन याद रखिएगा जब आप 1/R1 1/R2, यहां मैं लिख देता हूं, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा R1 R2 और R3, ठीक है।
आप ध्यान रखिएगा कि जब आपका पैरेलल रहेगा तो आप 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ठीक है करके जोड़ दीजिएगा तीनों को, ठीक है। लेकिन जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो r की वैल्यू नहीं होगी, वो 1/r की वैल्यू होगी। फिर आपको उसको अपोजिट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप इस तीनों को जोड़ते हैं, इस तीनों को जोड़ने के बाद आपका आंसर आ गया, मान लीजिए कि 10/3 आ गया, ठीक है, 10/3 आ गया। तो 10/3 आपके r की वैल्यू नहीं है, ये 1/r की वैल्यू है, क्योंकि देखिए 1/r इक्वल टू ये आ रहा है। आप इसको उल्टा कर दीजिए तब ना आपको r इक्वल टू क्या मिलेगा, 3/10 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात पूरा क्लियर हो जाए। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो r की वैल्यू आएगी, इक्विवेलेंट r आएगा, वो क्या आएगा, वो तीनों के इंडिविजुअल r से कम होगा इन द केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। लेकिन सीरीज में क्या होगा, जो इक्विवेलेंट r होता है वो तीनों के वैल्यू से ज्यादा होगा। देखिए तीनों को जोड़ के बताया गया, यहाँ पर रेसिप्रोकल करके जोड़ा गया, तो आंसर कम ही आएगा, ठीक है। लेट्स मान लेते हैं कि r1 की वैल्यू मान लीजिए 5 है, r2 की वैल्यू 10 है और r3 की वैल्यू मान लेते हैं कि 15 है। ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो 5 से भी कम होगा, क्योंकि 5 जो है वो देखिए r1 की वैल्यू, मैंने बोला ना आंसर जो आएगा r इक्विवेलेंट r आएगा, वो तीनों से कम ही रहेगा। तो तीनों मतलब जो सबसे छोटा उससे भी कम रहेगा, इससे तो कम रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें जो होगा वो ज्यादा ही आएगा। ये 5 ये 10 ये 15 है, ठीक है। तो 5 10 15 15 30 हो जाएगा, क्योंकि तीनों से ज्यादा आएगा, क्योंकि हम लोग सीरीज में जोड़ रहे हैं तो लगातार जोड़ते हैं, पैरेलल तो ऐसे जोड़ते हैं। क्लियर है? आई होप आपको पूरा आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने जो भी बताया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट अगर फिर भी आपको रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिए, मैं उसको देख लूंगा कि क्या डाउट है और मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले, हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा ज्यादा बच्चों को शेयर कर दे, ताकि जो बच्चे भी IIT में पढ़ रहे हैं, जिनको WCS में जिनको दिक्कत हुआ है, प्रॉब्लम हो रहा है, वो इस वीडियो को देख ले और अपने प्रिपरेशन को स्ट्रांग कर सके। थैंक यू।